स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केएनसी कुसुम नेट क्लासेस में। तो वैसे साथ ही जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो साथियों, आज का दिन बहुत ही विशेष है। हमारे साथ एक हमारी स्टूडेंट है और जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं और जिन्होंने अपना मास्टर करते-करते आप यूँ कहें कि पीजी के 4th सेमेस्टर में इन्होंने पहले अटेम्प्ट में कॉमर्स विषय के साथ जेआरएफ क्वालीफाई किया है। तो सबसे पहले तो हम सभी लोग मिलकर इनको बधाई देते हैं और उसके बाद हम लोग एक-एक करके इनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने जेआरएफ के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई थी और यह कहाँ से चल कर आते हैं और किस तरीके से इन्होंने अपनी संपूर्ण तैयारी की। तो आइए, सबसे पहले तो पूजा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कुसुम नेट क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच तो आपने मुझे यहाँ कनेक्ट किया और हाँ, मैं मतलब मुझे मौका दिया कि मैं दूसरों को बता पाऊँ अपनी स्ट्रेटजी ताकि वो पढ़ें आगे तो उनको हेल्प मिले। ओके, सो अ, नाइस, गुड टू हियर यू। सो हम लोग एक-एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारे स्टूडेंट को या आप अपने अपने दोस्तों को जो एस्पिरेंट हैं, जो कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं, उनको आप अपने बारे में बेसिक बताइए कि आप कहाँ से आते हैं चलकर? Hello friends, my name is Pooja Nema हुँ, and हुँ। I'm from Bhopal, Madhya Pradesh. हुँ, I have just recently completed my post graduation degree हुँ, from Barkatullah University. हुँ। Then I have passed just recently examination JRF, हुँ, हुँ। qualify my JRF with So this was your commerce. first attempt. So yes, this was my first attempt. So now how are you feeling after qualifying JRF? Feeling awesome. मतलब सच सब सरप्राइजिंग रिजल्ट था मेरे लिए हुँ, क्योंकि हुँ। एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी था हुँ, तो हुँ। थोड़ा डर भी था हुँ, इसलिए हुँ। बहुत सरप्राइजिंग भी था एक्साइटेड भी और अब क्वालिफाई करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है Okay. So when did you think about to go in academic field to think about UGC NET? So what was the moment? आई थिंक जब मैंने सोचा था इस बारे में हुँ, बट मतलब मैंने जब ये सोचा था इंटर ईयर्स के बच्चे थे उनको पढ़ाती थी तो मुझे इसमें आई थिंक मैंने ये सोचा कि मुझे इसी में करियर बनाना चाहिए तो इसलिए मैंने इसको चूज किया कि मैं इसको क्वालिफाई करूंगी ओके। सो अब हम लोग स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप यूजीसी नेट के बारे में आप उन छात्रों को बताएँ जो कि एकदम फ्रेशर हैं, जो पहली बार आए हैं। उनको यूजीसी नेट क्यों करना चाहिए? हम्म, ये एग्ज़ाम इसलिए भी करना चाहिए आपको नॉलेज मिल जाती है एक तो आपके हुँ, बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट बहुत सारे हुँ, और हुँ, जहाँ हम पीएचडी अगर पीएचडी हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी लाइंस क्लियर हो जाती हैं इस हुँ, वजह हुँ। से भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है तो आगे हमारी करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं उससे Okay. So what was your strategy for UGC NET paper 1? You know, a lot of student have come to me and told me जैसे कि सर पेपर 1 बहुत टफ होता है। सो किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए? सो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है स्पेशली पेपर 1 को लेकर? पेपर वन के लिए सबसे पहले मैंने बहुत कुछ सर्च करा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है गाइडेंस मिल जाता है हुँ, तो हुँ। बहुत एटलीस्ट मैंने आपका चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है ओके। एंड उससे भी मुझे बहुत गाइडेंस मिला है हुँ, हुँ। ओके। पेपर वन के लिए मैंने सबसे पहले केवीएस माधन की बुक ली थी उसका हुँ, मटेरियल बहुत अच्छा है हुँ, पढ़ने हुँ। लायक है समझ ठीक, भी आता है बहुत अच्छे से तो ठीक। मैंने उसी से ही पढ़े
और देन एमसीक्यूज भी उसी से ही मैंने सॉल्व किए थे, पीवाईक्यूज निकाले, उससे एनालाइज किया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें वो सब करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमें पैटर्न नहीं पता होता तो पहले हमें पैटर्न पता करना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है। तो और जो केवीएस पेपर 1 मदान। की हम्म। हाँ, प्रैक्टिकल्स जैसे कि मैथ से रीज़निंग है, बहुत से बच्चों को उसमें दिक्कत आती है और मुझे भी आई थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना, मैथ सब्जेक्ट नहीं होता, बस फिर भी कॉमर्स वालों को इतनी दिक्कत नहीं आती। हम्म। अदर जो बैकग्राउंड वाले होते हैं, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, उनको हम्म। ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ओके। उसके लिए भी हम्म। आपको कहीं न कहीं से मिल ही जाती है, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चल रही होती हैं, जॉइन कर सकते हैं वो। और आई ठीक। थिंक कोचिंग क्लासेस भी चलती हैं, बट मैंने कोचिंग जॉइन नहीं की थी, मुझे उसी ठीक है। से ही हेल्प मिल गई थी। पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रहा? जो कॉमर्स के छात्र हैं उनकी भी बहुत सारी समस्याएं होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आर कंटिन्यूअसली गिविंग देयर एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट बट दे आर नॉट क्वालिफाइंग। सो वो लोग, होता क्या है कि कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई लोग को स्ट्रेस लेवल क्रिएट हो जाता है। बट आपने तो पहली अटेम्प्ट में ही निकाल लिया, तो आपने उस चीज को कभी फेस नहीं किया। बट आप यह बताएं कि कॉमर्स को लेकर आपने आपकी क्या स्पेशल स्ट्रेटजी रही थी? कॉमर्स को लेकर मैंने कुछ स्पेशल मतलब प्लानिंग नहीं की थी, बट ये जो मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस निकाला, वो बहुत वास्ट रहता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेबस ही पढ़ना रहता है, ठीक है। क्योंकि जो भी आना है सिलेबस से आना है। हम्म। फिर पीवाईक्यूज मैंने एनालाइज किए, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी तक कैसे पूछे गए हैं, हम्म। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसे पढ़ना होता है। ठीक है। और जो एमकॉम बुक्स है, अब अपन को पूरा मैटर सब में नहीं मिलता। काफ़ी बच्चे सिलेबस के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि हमें एक बुक में पूरा मैटर नहीं मिलता है, हमें ढूँढना ही पड़ता है। तो तो आप मैंने किताब का एमकॉम नाम बुक्स बताओगे? बहुत सारी रेफ़र की। आई एम सॉरी, आई एम एम सॉरी। हाँ। बुक बुक का यस। नाम मैंने एक एक बुक रेफ़र नहीं की थी, मैंने बहुत सारी बुक्स से मैटर निकाला है। एमकॉम की जो मेरी बुक्स थी, बीकॉम की मेरी बुक्स थी रखी, मतलब जो ऑब्वियसली यूज़ के लिए होती हैं, उससे मैंने मैटर निकाला। अरिहंत ट्रूमैन की बुक आती है, उससे थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें सिलेबस अच्छा होता है। बट ये है कि डीप नॉलेज चाहिए तो आपको पर्टिकुलर बुक खरीदनी पड़ती है। जैसे कि कोई एक यूनिट है स्टैटिस्टिक्स, तो उसकी बुक आप खरीद लो। मैंने एसएम शुक्ला की साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक खरीदी थी, और उससे मैंने स्टैटिस्टिक्स कवर की थी। ठीक। तो ऐसे पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए आपको बुक्स खरीदनी ही पड़ती हैं पढ़ने के लिए। एंड इफ उसी यू में ही हमें पूरा डीप में। एंड इफ यू वांट टू हाँ, सजेस्ट एनी बुक टू ऑल एस्पिरेंट्स फ्रॉम कॉमर्स? मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की बुक्स को ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका जेआरएफ हो जाएगा। ओह माय गॉड! सो ठीक है। ओके। सो आप यह बताएं कि क्या कोचिंग लेना जरूरी होता है? बिकॉज अलॉट ऑफ स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि बिना कोचिंग का नेट नहीं हो सकता है। एक लोगों के मन में एक धारणा सी बन गई है। सो आपने हाँ, तो सेल्फ स्टडी से निकाला है, फिर आप उन बच्चों को क्या कहेंगे जो पहली बार तैयारी करने के लिए इसमें लग रहे हैं? कोचिंग लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बेसिकली ये रहता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में, तो आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हो। अगर कुछ-कुछ बच्चों का कुछ ज़्यादा ही वीक कॉन्सेप्ट है, तो फिर कोचिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जब कोचिंग लेना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाते हो उस चीज़ को। स्ट्रेस लेवल से कैसे निपटा जा सकता है? कई बच्चे जो हैं स्ट्रेस में चले जाते हैं। सो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? उन्हें क्या करना चाहिए? आई अंडरस्टैंड वेरी क्लोज़ली दैट, बिकॉज़ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद भी मतलब ऐसा रहता है कि हमने पूरे टॉपिक्स पढ़ लिए जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो हम्म। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं गलत,
मतलब हमारे स्कोर्स नहीं होते, ठीक। एमसीक्यूज़ हम लगाते हैं, हम स्कोर्स नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है डीमोटिवेट फ़ील होता है कि क्या पता हम एग्ज़ाम निकाल पाएँगे या नहीं, हमने जो पढ़ा तो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। ऐसा डीमोटिवेट बहुत बार फ़ील होता है, बहुत बार अप एंड डाउन्स फ़ील होती हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी ऐसा लगे तो आपको वही अपना तैयारी बिल्कुल मतलब नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं आने देने। आपको यही सोचना है कि मैंने पढ़ा है और सब अच्छा ही होगा। क्योंकि हम एक नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो फिर हम आगे पढ़ नहीं पाते, कोशिश नहीं कर पाते। इसलिए अगर एमसीक्यूज़ आप लगा भी रहे हो और वो गलत भी जा रहे हैं, तो उससे कुछ सीखो। ये सोचो कि अभी गलत गया है तो एग्ज़ाम में तो नहीं जाएगा ना, हम सीख लेंगे क्योंकि अभी हम सुधार लेंगे, हमारे हाथ में ओके, होता है वो। तो गुड। मैंने यही सोचकर बहुत अपने स्ट्रेस को मैनेज किया है। यही सोच कर बहुत मैनेज किया है स्ट्रेस को और फिर देन ये व्हाट इज द प्रैक्टिस रोल ऑफ बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए बोलना चाहूँगी। ओके, हाँ, so what is the role of सॉरी previous year questions? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है, हमें पता चल जाता है उससे कि कैसा पैटर्न आ रहा होता है। हालाँकि वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बहुत कम रिपीट होते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक है, तो वो टॉपिक रिपीट हो जाता है, मतलब उससे दूसरे-दूसरे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, तो हम उस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसका बहुत रोल होता है प्रीवियस पीवाईक्यू सबको करनी चाहिए, सबको एनालाइज़ करनी चाहिए। पेपर 1 का रोल कहाँ तक होता है नेट या जेआरएफ करने में? आई थिंक पेपर 1 का रोल बहुत होता है क्योंकि उसके मार्क्स भी बहुत क्योंकि वो टोटलिंग जब होती है, हमारा पेपर 1 में स्कोर कम है, पेपर 2 में स्कोर है, तो जेआरएफ नहीं हो सकता। हमें पेपर 1 में भी स्कोर लाना चाहिए। तो ऐसा कुछ-कुछ बच्चे ऐसा मैंने सुना है कि पेपर 1 को छोड़ के पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो दैट्स नॉट गुड फॉर गुड प्लानिंग। So what हमें is the दोनों पे good plan? फोकस करना चाहिए। हालाँकि पेपर 1 पे थोड़ा कम कंटिन्यू, हाँ, कंटिन्यू। रेगुलर मैंने जो मतलब हाँ, हाँ, मैंने जो प्लानिंग अपनाई थी, मैं पेपर 2 4 एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ती थी और जो पेपर 1 है उसको 2 घंटे देती थी। बट रेगुलर में देती थी पेपर 1 को, मैंने उसको छोड़ा नहीं था। तो यही था कि मैंने उसको भी इम्पोर्टेंस दी थी और उसमें भी स्कोर बनाने की बहुत कोशिश की थी। तो रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है छात्रों को? हाँ, क्योंकि रेगुलर पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने एक टॉपिक आज कर लिया है या 2 टॉपिक आज कर लिए और हमने सोचा हम कल की अगर दूसरे दिन करेंगे तो वो एक जो कंसिस्टेंसी रहती है वो टूट जाती है। भले ही आप एक दिन में कम पढ़ पाओ, पर जो रेगुलर पढ़ते हैं ना तो वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो ट्राई करना चाहिए कि हम रेगुलर ही पढ़ें। ओके। इसलिए सो शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद अपने स्ट्रैटेजी को शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने छात्र जो तैयारी कर रहे हैं आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और तैयारी के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आए और उनका भी आपकी तरह जेआरएफ हो सके। हालाँकि बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको पहले अटेम्प्ट में ही जेआरएफ मिलता है। सो मेरे साथ में भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो अभी तक दे रहे हैं जिनका जेआरएफ नहीं हुआ है। तो ये सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हुआ था बिकॉज़ मैंने भी दिया था तो 3-4 बार मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर अचानक से एक ही साथ जेआरएफ हो गया। फिर इस बार मैंने दूसरे सब्जेक्ट में दिया था तो उसमें नेट हुआ है। चलिए बहुत-बहुत बधाई आपको और पीएचडी के लिए आप अप्लाई करें कहीं पे, आप एडमिशन लें जल्दी से। और अंत में आप एस्पिरेंट को क्या बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से कुछ मैसेज के रूप में? मैं बोलना चाहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। आप जब प्रिपरेशन करो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो हुँ, हुँ। और नेगेटिव थॉट्स को जगह मत दो अपने माइंड में।
तो पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका जीआरएफ हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।